अच्छा बोलते हो सर मेरी बेटी ये बहुत अच्छे। ये बंद कर देना, ये वाली लाइट बंद कर दो, राउंड राउंड वाली। हाँ हाँ बंद कर देना। मैं सर्वप्रथम ज्ञान एवं आलोक की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा को हृदय के अभ्यंतर से शत नमन करता हूं। मैं भारत की महान ऋषि परंपरा को प्रणाम करता हूं। भारतीय शिक्षा की गुरुकुलीय परंपरा को नमन करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी मां शारदा के आराधकों को, सभी मातृशक्ति को, सभी शिक्षाविदों को नमन करता हूं। और इस परिसर में जिसका नाम ही आजाद हिंद इंटर कॉलेज है, एक ऐसे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत जो एक उद्देश्य परक संस्थान है, उसकी इस महनीय उद्देश्य और उसकी परंपरा को नमन करता हूं। और हमारे राष्ट्रीयता के सबसे समर्थ ध्वजवाहकों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हृदय के अभ्यंतर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और इस संस्थान के जो विश्वकर्मा हैं, स्वर्गीय विजय शंकर जी को भी हृदय के अभ्यंतर से नमन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित सभी उनके द्वारा रोपित वृक्ष को उसके प्रगति के लिए जो उचित वातावरण देने वाले निदेशक मुरलीधर जी और सभी प्रधानाचार्यगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षणेतर कर्मचारियों, सभी को नमन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। और सबसे अधिक यहाँ उपस्थित अभिभावकों को और भविष्य के राष्ट्र के शिल्पकार अपने नन्हे दोस्तों को नमन करता हूं। और विशेष रूप से मैं प्रशंसा करना चाहूंगा अनुष्का और श्रुति की, जितने बहुत ही सारगर्भित शब्दों और वाक्य संरचना से, जिस तरह से उनकी अभिव्यक्ति, अभिव्यंजना और अभिकथन में एक श्रेष्ठ वक्ता के गुण प्रतिध्वनित हो रहे थे, उनकी उस मेधा को भी नमन करता हूं। मैं यहां पर आपके बीच में कुछ कहूं इससे पहले मैं ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ, उसमें जो एक राष्ट्र की विविधतापूर्ण जो संस्कृति का एक दिग्दर्शन हमें हुआ, उससे स्पष्ट होता है कि जो संस्थान की जो मूल आत्मा है और राष्ट्रीय चेतना से पूर्णतः आप्लावित है, पूर्णतः विसिंचित है। मैं संस्थान के उद्देश्य को भी नमन करता हूं। एक बात मैं उस कार्यक्रम के विषय में जरूर कहना चाहूंगा। उस कार्यक्रम से जो सबसे बड़ा उद्देश्य ध्वनित होता है वो ये है कि हमारे राष्ट्र में जो विविधता है वो विभाजन नहीं है, वो विषमता नहीं है, बल्कि वो विशिष्टता है। प्रकृति ने जब भी कोई निर्माण किया है किसी घटक का, तो एक विशिष्ट उद्देश्य के तहत करता है। वह विशिष्टता किसी विभाजन का, किसी भेद का कारक नहीं होती, बल्कि एक यूनिकनेस देता है। द नेचर गिव्स ए सर्टेन आइडेंटिटी टू द ईच क्रिएचर। उसी विशिष्टता के आधार पर, जिसका महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में कहा है कि उसके वैशिष्ट के आधार पर उसका अस्तित्व परिभाषित होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि विभिन्न विशिष्टताओं के लोगों के अंदर कोई भेद है, बल्कि उनके पीछे सृष्टिकर्ता के महनीय उद्देश्य के निरंतरता की प्रवाहमानता का एक एकात्म भाव होता है। ये हमारे भारत की महनीय संस्कृति रही है। उसी संस्कृति का प्रतीक वो गीत था। और मैं
जो भी आपके संस्कृति या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जो भी प्रणेता हैं, जो भी शिल्पकार होंगे, उनकी उस सोच और उनकी धारणा को भी नमन करता हूं। भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में मैं उसकी एक वैधानिक स्वरूप संक्षेप में बताकर फिर उसके उद्देश्य और उसकी संकल्पना व बात करूंगा। मुरलीधर जी से एक अनुरोध जरूर करूंगा कि ये जो प्रकाश की जो चमक दमक है वो शायद वक्ता और श्रोताओं के मध्य में एक तादात्म्य स्थापित करने में एक अवरोध का काम कर रही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए तो ठीक होता है ये, लेकिन किसी बौद्धिक विमर्श के लिए शायद ये चकाचौंध तमसो मां ज्योतिर्गमय को कहीं बाधित करने लगती है। तो अगर कम हो सके तो ठीक है, अगर कोई तकनीकी समस्या है तो परेशान ना होइए। भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि शायद ये कोई पतंजलि योग पीठ का कोई वैयक्तिक बोर्ड है। ये भारत सरकार का बोर्ड है। भारत सरकार ने विधिमान्य प्रक्रिया से इसका गठन किया है और एक विधिमान्य प्रक्रिया से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित करते हुए पतंजलि योग पीठ को इस उद्देश्य के अनुरूप संचालन की उत्कृष्टतम पात्रता पाते हुए स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में एक स्वतंत्र रूप से संचालन का दायित्व सौंपा है भारत सरकार का। उसका कारण यह था कि आपने देखा होगा कि भारत सरकार को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता थी इसके संचालन के लिए जिसने स्वयं शून्य से शिखर की यात्रा की हो और भारत के ज्ञान परंपरा को आधुनिक वैज्ञानिक मानकों में प्रामाणिक सिद्ध करते हुए विश्व में उसकी सर्वमान्यता सर्वग्राह्यता को स्थापित करने में सक्षम हो और साथ ही जिसके पास इतनी आर्थिक शक्ति भी हो और नीयत भी हो कि वो स्वदेशी से जो भी आर्थिक समृद्धि प्राप्त हो उसको भारत की शैक्षणिक व्यवस्था में वैचारिक गुलामी दूर करने वाली शैक्षणिक व्यवस्था को अग्रसरित करने में व्यय करने का भी सामर्थ्य और हृदय रखती है। आप जानते हैं कि योग और आयुर्वेद अगर सबसे अधिक विश्व में किसी भारत की ज्ञान परंपरा की ग्राह्यता हो सकती है तो योग और आयुर्वेद ही हमारे पास दो इतने सबसे बड़े हमारी ज्ञान की संपदा है जो पूरा विश्व जिसके आगे नतमस्तक हो सकता है और योग ने नतमस्तक करके दिखा भी दिया है। अब 21 जून को लगभग 171 देशों में योग दिवस मनाया जाता है और सबसे अच्छी बात है माननीय अध्यक्ष जी कि दुबई और सऊदी अरब के भी स्कूल एजुकेशन के करिकुलम में योग अनिवार्य रूप से अंग हो चुका है। तो ये योग की जो एक सर्वग्राह्यता है, योग किसी एक पंथ विशेष का नहीं है, आयुर्वेद किसी एक पंथ विचारधारा का नहीं है, ये समस्त मानवीय संपूर्ण स्वास्थ्य की कुंजी है, उसकी आत्मा है, इस रूप में पूरे विश्व में स्थापित हो गई। उसका श्रेय जाता है उस एक सन्यासी को जो जिसका नाम है पूज्य स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। बहुत सारे लोगों के दिमाग में हो सकता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड कहीं एक हिंदूवादी बोर्ड मात्र तो नहीं है। मैं चूंकि माफ करिएगा बहुत ही मैं पारदर्शिता से और बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना कि भोजपुरी में कि खांटी बोलत बाय तो मैं कुछ लुका छिपी की बात नहीं करता। ये किसी एक पंथ का बोर्ड नहीं है, ये अखंड भारत का बोर्ड है। इस देश के 140 करोड़ लोगों को भारत की समस्त सांस्कृतिक यात्रा से जोड़ते हुए उसकी समस्त ज्ञान परंपराओं की संपदा निधि से जोड़ते हुए आत्मगौरव के साथ एक सशक्त नेतृत्व की क्षमता के साथ
वास्तव में जो हम विश्व गुरु होने का स्वप्न देख रहे हैं उसको साकार करने का बोर्ड है भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो मैकाले ने 190 वर्ष पूर्व इस देश को इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 के माध्यम से एक वैचारिक उपनिवेश की एक नींव रख दी थी। मैकाले ने उस विश्व का, उस विषाक्तता का अमृत समाधान है भारतीय शिक्षा बोर्ड। भारतीय शिक्षा बोर्ड किसी एक सरकार का बोर्ड नहीं है। भारतीय शिक्षा बोर्ड पतंजलि योगपीठ का बोर्ड नहीं है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का नेतृत्व कोई एनपी सिंह अकेले नहीं कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड मैकाले की उस साजिश षड्यंत्र के विरुद्ध जितनी भी ऋषि परंपराओं की ध्वनि रही है और आज भी 140 करोड़ लोगों के दिल में जो ये बात रह रह करके उठती रहती है कि क्या भारत की शिक्षा में भारतीयकरण नहीं होना चाहिए? क्या भारत की शिक्षा सिर्फ मौलिक न होकर के नकलची होती रहेगी? क्या हम सदैव उपभोक्ता मात्र बन करके रह जाएंगे? क्या हम क्या उत्पादक नहीं हो सकते? क्या हम क्या विचारक नहीं हो सकते? क्या हम क्या दार्शनिक नहीं हो सकते? क्या हम वैज्ञानिक नहीं हो सकते? क्या हम पूरे विश्व को 21वीं सदी का मार्गदर्शन नहीं कर सकते? क्या ऐसा भाव, ऐसा सामर्थ्य, ऐसी उमंग, ऐसा उत्साह बच्चों के हृदय में प्रज्वलित करने का कार्य करने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड। और मैं आपको अवगत करा दूं कि इस बोर्ड में जो लीगैलिटी है वो तो भारत सरकार ने चूंकि बनाया, तो देश के सभी केंद्रीय और स्टेट बोर्ड के समकक्ष उसको घोषित किया है। द इक्विवेलेंस हैज बीन ग्रांटेड पैरेलल टू ऑल स्टेट एंड नेशनल बोर्ड ऑफ द कंट्री। इसलिए कोई लीगैलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन हो, चाहे रोजगार का प्रश्न हो, चाहे वो विश्वविद्यालयों में या उच्च तकनीकी संस्थानों में प्रवेश का हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में पात्रता की बात हो, सारे ही संदर्भों में भारत सरकार ने एक मुश्त अपने द्वारा अधिसूचित संस्था एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के माध्यम से भारतीय शिक्षा बोर्ड को 3 अगस्त 2022 में ही सभी बोर्डों के समकक्ष एक वैध नेशनल एजुकेशन बोर्ड के रूप में घोषित किया है। अगर इसका किसी को प्रमाण देखना हो, किसी के मन में कोई संदेह हो, तो 3 फरवरी 2023 का एक पत्र है जो भारत सरकार के सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने सारे प्रदेशों के मुख्य सचिवों और शिक्षा के अपर मुख्य सचिवों को भेजा है। उसमें उन्होंने यह उल्लेखित किया है कि भारत सरकार द्वारा गठित कितने बोर्ड राष्ट्रीय बोर्ड हैं, उसमें सीबीएसई के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड का नाम आप सरकार की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसकी प्रामाणिकता आपको पुष्ट कर सकते हैं। और आईसीएसई का नाम अगर उसमें है तो नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड के रूप में है, लेकिन लिखा हुआ है कि ये प्राइवेट बोर्ड है। This board has not been set up by government of India. This board doesn't have any legal mandate by the government of India. This is a private board. और लीगैलिटी उसकी ये है बंधुओं कि ये बोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने गुलामी के दौर में प्रारंभ किया था और अनौपचारिक रूप से आजादी के बाद भी अपना पांव फैलाता गया। और भारत सरकार के पास कोई ऐसी संस्था 2021 से पहले तक नहीं थी कि इस देश के बोर्ड के मानकीकरण के लिए एक मुक्त रूप से मानकों के आधार पर घोषित कर पाए। शिक्षा विभाग के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोप्से संस्था है, वो सभी बोर्ड को इक्विवेलेंस ड्रॉ करती है, जिसको भारत सरकार ने कभी अधिकृत ही इस कार्य के लिए नहीं किया। तो ये अनौपचारिक रूप से कोप्से द्वारा इक्विवेलेंस ड्रॉ होता रहा
और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही अस्त व्यस्त अव्यवस्थित चलती रही। सीबीएसई, अभी मुरलीधर जी कह रहे थे ना कि सीबीएसई के बहुत सारे प्रबंधक यहाँ उपस्थित हैं और वो एक एक विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड का खोलेंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं उसमें एक पंक्ति भी जोड़ता हूं कि सीबीएसई हमारी दादी है, नानी है। हम उसके 21वीं सदी के आधुनिकतम संस्करण हैं। कुछ दिनों बाद आपको तय करना होगा कि आप 20वीं सदी के ऐसे बोर्ड जो स्वतंत्रता से पहले स्थापित हुआ, उसका जो संस्थागत मानस है, उस संस्थागत मानस के अनुसार क्या 21वीं सदी के प्रथम 1/4 हिस्सा व्यतीत होने जा रहा है। क्या आप उसी मानस से ही युवकों को गढ़ना चाहते हैं या उसके गर्भ से निकले हुए आधुनिकतम संस्करण जो सभी बोर्डों के अच्छाइयों को समेटते हुए एक समेकित पुष्प गुच्छ के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, उसको स्वीकार्यता करेंगे या अभी वो दादी और नानी के किस्सों में ही अटके रहेंगे? ये भी आप धीरे धीरे विचार करेंगे, धीरे धीरे सामने आएगा। मैं स्कूल मैनेजर एसोसिएशन के अध्यक्ष पचौरी साहब भी यहाँ उपस्थित हैं और महामंत्री मुरली भाई हैं। मैं इन दोनों लोगों के पुरुषार्थ और उनके साहस को भी नमन करता हूं कि जिन्होंने इस परिवर्तन को आने वाले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवरोधों को बिना ध्यान में रखे, बिना डरे, बिना सहमे एक उन्होंने धारदार कदम भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ने की है। मैं इनके साहस को बार बार नमन करता हूं और ऐसे लोग इतिहास बनाते हैं। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जब मैकाले का 1835 की शिक्षा प्रणाली आई तो उसने जानबूझ करके, हमारे अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बैठे हैं, ये भी उस पीढ़ी के हैं कि थोड़ा बहुत उसका दंश महसूस किए होंगे कि उन्होंने जानबूझ करके जो भी कैरिकुलम, सिलेबस, पेडागोजी, असेसमेंट पैटर्न, स्कूल कल्चर, एनवायरनमेंट, जो करिकुलम के 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, स्तंभ होते हैं, उसको इस रूप में स्थापित किया कि भारत की पूरी ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तकों से अलग कर दिया। संस्कृत और फारसी पढ़ने वाले जितने विद्वान थे इस देश में, या जितनी भी ज्ञान परंपराएं, ज्ञान संपदाएं थी, उनको उन्होंने या तो रखा ही नहीं पाठ्य पुस्तकों में, और रखा तो उनको कहा कि ये तो अंधविश्वासियों का देश है, ये तो सपेरों का देश रहा है, ये तो मदारियों का देश रहा है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वैदिक ऋचाओं से लेकर और 17वीं शताब्दी तक जितने भी विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान सृजन हुआ है, वो सारे के सारे एक गडेरियों के गीत रहे हैं। प्रकृति से भयभीत होकर के उठने वाले स्वर रहे हैं। इसमें कोई विज्ञान नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं। ये कह करके उन्होंने हमारे आत्मगौरव को निचोड़ दिया, मृतप्राय करके हम सिर्फ नौकर बन करके रह गए। और 190 वर्षों में देखो, आप इसको गौर करिएगा, ये मैं कोई भावनात्मक रूप से आपके अंदर एक कोई आवेग या संवेग पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप बौद्धिक रूप से इसकी विवेचना करिएगा कि 190 वर्षों में क्या कारण है कि हम अमेरिका की, यूरोप की सभी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियों के सीईओ हो सकते हैं। हम सारे के सारे एल्गोरिदम हम बनाते हैं, टेस्ला से लेकर, अमेजॉन से लेकर गूगल तक के सर्वोच्च पदों पर हैं, लेकिन हम वहां नौकर हैं। क्या कारण है कि हम नेतृत्व नहीं कर पाते? क्या कारण है कि हम सीईओ हैं, चेयरमैन नहीं हैं? एलन मस्क कहता है प्रेसिडेंट ट्रंप से, जो उनके सबसे बड़े सलाहकार हैं, आप न्यूज देखते हो,
कि आप जब H1B वीजा को रोकिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनियां डूब न जाएं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए दरवाजा मत बंद करिएगा, नहीं इनका संचालन ही मुश्किल खतरे में हो जाएगा। तो जिस देश के युवाओं में इतनी बौद्धिक तकनीकी क्षमता है कि वो किसी भी बड़ी से बड़ी जो डिजिटल कॉलोनी बनाई हुई है मित्रों, आप भूल जाइएगा, अब उपनिवेश शस्त्रों से नहीं बनता। 21वीं सदी में जो डिजिटल कॉलोनी का एक दौर बढ़ रहा है, आज विश्व की 4-5 बड़ी कंपनियां, डिजिटल कंपनियां पूरे देश की नहीं विश्व की डेटा अपने कब्जे में रखी हैं। किसी भी देश की न्यूक्लियर पॉलिसी से लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर के सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो भी हमारे क्लाउड सेंटर पर हैं, वो सारे के सारे डेटा इन कंपनियों के पास हैं, कभी भी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन वो नेतृत्व कर रहे हैं, हम उनके नौकरी कर रहे हैं, हम पैकेज हो रहे हैं, हम सिर्फ इकोनॉमिक पैकेज रह गए हैं, हम उद्यमी नहीं रह गए। हमारे अंदर नेतृत्व की क्षमता समाप्त हो गई। उसका सिर्फ कारण अगर आप अध्ययन करिएगा तो आपको मिलेगा कि पूरे के पूरे 190 वर्षों में कई पीढ़ियों को ऐसे विषयों को इस तरह पढ़ाया गया कि हम अपनी ज्ञान संपदा के प्रति बिल्कुल ही उदासीन और बल्कि उसको हीन भावना से ग्रंथ के शिकार हो गए। जबकि उसी ज्ञान संपदा को बहुत सारे लोग कहेंगे कि वैसे ही विज्ञान प्रौद्योगिकी के युग में ज्ञान परंपरा पढ़ाने की क्या जरूरत है? Why we are burdening the students with additional pages, with additional knowledge created in the ancient? Why? This question may be ruminating repeatedly over the minds of many intellectuals. हो सकता है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि अगर यूरोप का उत्थान हुआ तो 4वीं शताब्दी से जो कॉन्स्टेंटीन के जो डोनेशन की बात आती है पोप को पूरा साम्राज्य पश्चिमी यूरोप का देने के बाद लगभग 1400 तक डार्क एज कहलाता यूरोप। वो कब उभरा? जब उसने कहा कि अब ये वर्तमान की समस्याओं को हल करने के लिए क्या हमारी कोई प्राचीन विचारधारा है क्या? फिर उन्होंने देखा सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की ओर। जब उधर देखना शुरू किया और ऑटोमन साम्राज्य से भयभीत होकर रोम और ग्रीस के दार्शनिक दक्षिणी इटली से होते हुए जर्मनी होते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर अरस्तु की फिलॉसफी के आधार पर एक लंबी फौज फिलोसोफर्स की पैदा होती है। डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइब्निज, लॉक, बर्कले, ह्यूम, कांट, हीगल, मार्क्स, किरकेगार्ड, डार्विन, फ्रायड, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, मार्क्स, सार्त्र, नीत्शे, ऐसे अनेक मानववाद के दार्शनिक उभरते हैं और उसी के बीच में वैज्ञानिक उभरते हैं। उसकी सबसे बड़ी क्रेडिट जो जाती है वो जाती है उनकी अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा अरस्तु के दर्शन में, जहां पर तर्क की बात होती है। और अरस्तु सुकरात से 1000 साल पहले कम से कम ज्ञात इतिहास जो मानने लगा है, हमारे वेदों, उपनिषदों, षड्दर्शनों, उपनिषदों, 12 मुख्य उपनिषदों, बुद्धिज्म, जैनिज्म में जो उभरती हुई गणित, खगोल विज्ञान, भौतिकी, आयुर्वेद, वनस्पति शास्त्र, विमान शास्त्र की जो चर्चाएं थी, वो हमारे आज के जो हम जिनको बहुत ही पितामह कहते हैं, न्यूटन, पाइथागोरस, लाप्लास, आइंस्टीन, उससे पहले से वो दर्शन भ्रूण रूप में, सिद्धांत रूप में था। हम उसका शोध नहीं कर पाए, हम उनको आधुनिक परिवेश के अनुसार उसको कस्टमाइज नहीं कर पाए। जब हम कस्टमाइज नहीं कर पाए तो वो हमारी जो फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी को ही लेकर के वो अपने को अग्रणी बनाकर और उनके अंदर एक आत्मगौरव था अपने राष्ट्र के प्रति, उन्होंने एक नई दिशा दे दी और आज हम उनका अंधानुकरण करने के लिए मजबूर हैं। आपको पता होना चाहिए कि दारा शिकोह ने हमारे उपनिषदों की फारसी में अनुवाद करा है, जिसका नाम था औपनिषद। और जब दारा शिकोह की हत्या हो जाती है तो उसका जो फ्रेंच चिकित्सक था
बिलियन। वो उस पांडुलिपि को लेकर के फ्रांस जाता है, डुप्रोन नाम का फिलोसोफर फ्रांस का, उन सारे उपनिषदों का अनुवाद करता है फ्रेंच में, और जर्मनी के श्नीगल बंधुओं ने उसका जर्मन में किया, शापेनहावर ने जर्मन में किया, और वहां से बात पहुंचती है लॉक बर्कले ह्यूम के पास, और उनके गर्भ से न्यूटन जैसे वैज्ञानिक पैदा हो जाते हैं। और हम अपने दर्शन से कट गए, मुख्यतः 18वीं शताब्दी से, इसलिए हमारे अंदर अपने पिछले दर्शन के आधार पर इस आने वाली सदियों के समसामयिक जो समस्याएं थी, उनके निदान के लिए अपनी ज्ञान परंपरा में झांकने का न तो सामर्थ्य था, न इच्छा थी, न उमंग थी, न उत्साह था। इसके कारण से हम पिछड़ गए। इसलिए ज्ञान परंपरा जरूरी है। एक छोटा सा देश इजराइल, वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन 60-70 लाख का देश इसलिए आगे बढ़ता है कि वो अपने आत्मगौरव है उसकी ज्ञान परंपरा में। वो पढ़ाता है हिब्रू में। चाइना आज सुपर पावर होने की ओर बढ़ रहा है, अमेरिका जैसी ताकत उससे थर्रा रही है ज्ञान परंपरा में। वो अपने कन्फ्यूशियस के सुप्त संग्रह, जिसको लेवेक्टस कहते हैं, वो उसके आधार पर ही अपनी पूरी बुनियाद रखी है शिक्षा प्रणाली की, कन्फ्यूशियस रिलीजन के आधार। जापान शिंतोइज्म उसका राजधर्म है, वो गौरव देता है। जर्मनी इतने झंझावातों के बाद 1940 के बाद 50s के दशक में आप देखिए 20 वर्षों में जर्मनी पुनः सुपर पावर हो जाता है। जापान 1868 से लेकर के 1910 के बीच में सुपर पावर हो जाता है, और हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम के ध्वस्त होने के बाद भी पुनः सुपर पावर हो जाता है। और हम 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1701 में बंधुओं ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रश्न पूछ लेना। बहुत सारे युवा होंगे जो एआई का जनरेटेड इंफॉर्मेशन लेते होंगे। आप एआई से इंफॉर्मेशन लीजिएगा कि 1701 में भारत की स्थिति पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में क्या थी, तो वो भी जवाब देगा। तमाम आर्थिकी के लोग भी जवाब देंगे कि पूरी दुनिया की जितनी जीडीपी थी उसका 27% योगदान 1701 में भी भारत का था। और 1701 के बाद अंग्रेजों ने मुख्यतः 19वीं और 20वीं सदी में जो लूटा हमारे देश की आर्थिकी को, उसका आंकड़ा 68 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये 68 लाख ट्रिलियन डॉलर। अब आप सोचिए कि कितनी इकॉनमी उन्होंने हमारी ध्वस्त की और हम कितने खराब हो गए। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण शिक्षा है। आचार्य चाणक्य से एक बार चंद्रगुप्त ने पूछा कि गुरुवर, किसी भी राष्ट्र की अगर कोई दुश्मन राष्ट्र हो, उनके सामर्थ्य को हमें अगर आकलन करना है तो हमारे पास सबसे बड़ा मानक क्या है? चाणक्य ने कहा, आपको क्या लगता है राजन? उन्होंने कहा, मुझे लगता है कितना बड़ा शक्ति सामर्थ्य है, कितना राजकोष में धन पड़ा है, कितनी उसका भूभाग बड़ा है, वो राज्य, वो राष्ट्र मजबूत हो सकता है भविष्य में। चाणक्य ने कहा, ये तो छोटी बातें कहा, सबसे बड़ी बात है राजन कि देखना तुम्हारी पड़ोसी देशों में जो तुम्हारे ओर रुख कर सकते हैं कभी विरोध का, देखो उनके विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था किस तरह चल रही है। क्या उनके अंदर नए ज्ञान सृजन के अंकुर होने की क्षमता है? क्या स्प्राउटिंग ऑफ न्यू नॉलेज क्रिएशन के लिए उनके अंदर क्या कंटेम्परेरी इश्यूज से एड्रेस करने के लिए क्या उनके पास कैपेसिटी है? क्या अगर शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी तब उनसे घबराना। अगर शिक्षा व्यवस्था खराब है तो चाहे राष्ट्र कितना मजबूत हो, प्राकृतिक संपदाएं कितनी भी हो, बौद्धिक सामर्थ्य कितना भी हो, राष्ट्र चकनाचूर होने के लिए बाध्य है। ये चंद्रगुप्त को चाणक्य ने कहा अखंड भारत के निर्माण के लिए। और हम अपनी उस ज्ञान परंपरा को भूल रहे हैं पूरी शैक्षणिक व्यवस्था में। मैकाले की उस दोष और विष को गाली तो देते रहते हैं, लेकिन जब बदलाव की बात आती है तो होता है कि अरे भाई कैसे बदलें, पहले सब बदल जाए,
पहले हमारे घर में तो हर्षद मेहता पैदा हो और अध्यक्ष नगर पालिका साहब के घर में सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं पैदा होते? ये हम लोगों की एक धारणा है। हम ये चाहते हैं कि हमारा देश भारत माता की जय। अभी मैं नारा लगाऊंगा तो सभी लोग उठाओगे, बोलो ना, भारत माता की जय। बोल दिया। जय कैसे होगी? नारों से होगी। ये जय 21वीं सदी में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, जो आज जय प्रौद्योगिकी में पिछड़ गया, सूचना प्रौद्योगिकी में पिछड़ गया, स्पेस टेक्नोलॉजी में पिछड़ गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पिछड़ गया देश। अगर जो पीढ़ी, वो सदियों तक आने वाली पीढ़ियां हमको आपको कोसती रहेंगी कि जब 21वीं सदी में ज्ञान सृजन के इस तरह के प्रस्फुटन हो रहा था, तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे पूर्वजों, आप क्या कर रहे थे? चाइना तो ऐप बना रहा है रोबोटिक्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और हम ऐप बना रहे हैं आइसक्रीम बनाने की। हम ऐप बना रहे हैं फूड आइटम्स के स्वाद के लिए, जीवा के लिए। शर्म आनी चाहिए इस देश के उद्यमियों को। माफ करिएगा, कड़वा लग सकता है, लेकिन आपको अपना पैसा बनाने के लिए भी अगर आवश्यक है तो करो ना प्रयत्न। इस जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी के बनाओ ना नए। आज न्यूक्लियर एनर्जी के बिना अगला भविष्य नहीं होगा विश्व का। कोयला खत्म हो रहा है, ऑयल खत्म हो रही है। अगर उसको हमें लाना है तो न्यूक्लियर, सोलर, विंड एनर्जी पर आना पड़ेगा, 3 एनर्जी पर। और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए प्लेटिनम, यूरेनियम पर्याप्त नहीं है। यूरेनियम खत्म हो रहा है दुनिया से। अब उसको या तो यूज यूरेनियम को रिसाइकिल करना है या थोरियम को विकल्प के रूप में लाना। पूरी दुनिया में थोरियम से, न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का शोध कौन कर रहा है? चाइना, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके बारे में हम एक आवाज, एक स्वर में कह देते हैं कि हाँ, हमारा सबसे निकटस्थ प्रतियोगी है वो तो थोरियम से न्यूक्लियर एनर्जी बना रहा है। हम अभी यूरेनियम का रिसाइकिल भी नहीं कर पा रहे। आप पढ़िएगा मैं अनिल काकोदकर साहब का लेख, मैं तो खुद फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, इसलिए जितने भी न्यू रिसर्चेज हैं साइंसेज के मैं पढ़ता रहता हूं। प्रशासनिक सेवा के दौरान भी पढ़ता था, अब तो पढ़ना मेरा लक्ष्य और उद्देश्य। तो मैं उन लेख को पढ़िएगा, वो रोना रो रहे थे कि क्यों नहीं हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में कई ऐसे युवा आते हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जो यूरेनियम को रिसाइकिल करने की टेक्नोलॉजी लाएं। अभी ट्रंप ने भारत के साथ समझौता किया कि हम आपको न्यूक्लियर एनर्जी के रिएक्टर को आपको रीयूसेस के लिए अलाउ तब करेंगे जब हमारी होल्टेक कंपनी आप पर काम करेगी। यहां की जो एनपीसीएल है, जो टाटा जो कंसल्टेंसी है, वो छोटे छोटे कंपोनेंट बनाएगी, वर्चस्व मेरा होगा, पॉलिसी पैराडाइम मैं दूंगा। ये परिवर्तित करना अगर है तो हमें नौकरी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। हमें नेतृत्व, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जीवन शैली के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, विचारों के क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका में राष्ट्र के लोगों को आना होगा। और ये पंथों के झगड़ों से ऊपर उठकर, ये भटकाव से अलग हटकर, हमें 140 करोड़ लोगों को अगर एक अखंड इकाई के रूप में नहीं खड़े होते हैं तो आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी, ये ध्यान रखिएगा। और इसका इलाज कहां है? हमारी ज्ञान परंपरा। वो क्या है, मैं बहुत संक्षेप में उसको मैं बताना चाहूंगा। हमारी ज्ञान परंपरा के बारे में विल डुरांट का नाम कितने लोगों ने सुना है? जो अमेरिकन फिलोसोफर है, विल डुरांट। सारे प्रबुद्ध लोग यहाँ हैं, आप गूगल करके देख लीजिएगा। विल डुरांट जो अमेरिका का सबसे प्रभावी दार्शनिक है, वो कहता है 20वीं सदी के अंत में कह रहा था कि ऐ यूरोप वासियों, ऐ अमेरिका वासियों, तुम्हें अगर विश्व की वर्तमान समस्याओं से निजात पाना है तो तुम विज्ञान प्रौद्योगिकी में प्रगति तो करो,
क्योंकि ये एज ए टूल, एज ए कॉम्पिटेंसी, दक्षता आवश्यक है, लेकिन इन दक्षताओं का प्रयोग किन मूल्यबोधों से करोगे? Which kind of values and disposition you expect amongst your children, amongst your youth? उसके लिए तुम भारत के दर्शन की ओर देखो, उसके लिए तुम भारत की संस्कृति की ओर मुड़ो। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति ही पूरे विश्व की संस्कृति की जननी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्डुरा कह रहा है। संस्कृत पूरे विश्व की भाषाओं की मां है, गर्भ है, मातृगर्भ है। वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी की करुणा भी बुद्ध की करुणा से आई। मैं नहीं बोल रहा हूं, बिल्डुरा बोल रहा है। वो कहता है कि लोकतंत्र की अवधारणा, गणराज्य की अवधारणा अगर यूरोप में आई तो वैदिक काल की सभा समितियों, महाभारत काल और बुद्ध काल के गणराज्यों और संघों से। वो कहता है इसलिए, और मनुष्य को मात्र मनुष्य तक ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड की इकाई के रूप में समझने का अगर सामर्थ्य विकसित करना हो और वैश्विक नागरिक अगर सही संदर्भों में बनाना हो, मात्र जुमलेबाजी नहीं करना हो, तो तुम्हें भारत की संस्कृति में मनुष्य के अस्तित्व को परिभाषित करने की दार्शनिक प्रतीकों तक पहुंचना हो, तत्व तक पहुंचना हो। और यही बात कहता है 21वीं शताब्दी का फिलोसोफर नॉर्वे का आर्ने नएसे, जो इकोसोफी, आप गूगल करके देखिएगा, देयर इज ए न्यू इमर्जिंग फिलोसफी इन द वेस्टर्न यूरोप, दैट इज द इकोसोफी, दैट इज द बायोसेंट्रिक, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी सेंट्रिक, नॉट ह्यूमन सेंट्रिक, नॉट एंथ्रोपोमेट्रिक सेंट्रिक। वो कहता है मनुष्य को केंद्रित जितने भी विचारधाराएं हैं, जो मानववाद है आज का, वो चाहे लिबरल ह्यूमनिज्म हो, चाहे वो सोशल ह्यूमनिज्म हो, चाहे एवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म हो, सभी अपनी अर्थवत्ता खो चुके। इसलिए तुम उस दर्शन की ओर देखो जो कहता है ईशावास्यविदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा हृदय कस्य सिद्धनम् यस्य सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति सर्वभूतैश्चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ततो को मोह को शोक एकत्वम् अनुपश्यति। कहते ये जो संस्कृति कहती हो कि तुम मनुष्यों तक एकता की बात क्यों सोचते हो, तुम मनुष्यों में सिर्फ एकत्व क्यों तलाशते हो? Why are you searching unity only within the human community? भारत की संस्कृति तो ये कहती आई है कि पूरे ब्रह्मांड के प्रत्येक घटक के साथ तुम्हारा अस्तित्व निर्भर करता है। Your identity is defined not in solos, not in isolation. Your identity is defined with reference to the all components of the universe. और मित्रों ये पार्टिकल फिजिक्स नहीं कह रहे। आज की पार्टिकल फिजिक्स को देखेंगे, सब एटॉमिक फिजिक्स को, जो हमारे फिजिक्स के विद्यार्थी होंगे, फिजिक्स के जो प्रोफेसर्स होंगे, वो पाएंगे कि आज पार्टिकल फिजिक्स कह रही है कि every particle in the cosmos is an oscillating wave between two opposite poles, ever progressive, ever dynamic. ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दो विपरीत ध्रुवों के मध्य नृत्य करती ऊर्जा है, निरंतर प्रगतिगामी। और कहता है कि each particle is being impacted and influenced by all other components of the universe. एक छोटा सा कण भी पूरे ब्रह्मांड का अगर है तो उसके अस्तित्व की संरचना में पूरे ब्रह्मांड के अन्य घटकों का, कणों का योगदान है। ये आज की साइंस कहते हैं और ये बात हमारे ऋषियों के दर्शन की मूल आत्मा थी। अब बताओ अगर ये दर्शन, ये विचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और सूचना प्रौद्योगिकी का कॉम्पिटेंसी और उस कॉम्पिटेंसी को उपयोग करने की ये भारतीय दर्शन की फिलॉसफी और हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की निधि अगर हमारे साथ में युवकों को हो तो कोई भारत को विश्वगुरु बनने से रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। और विश्वगुरु रह चुका है, कोई ये नारा नहीं है। आप देखिए ना जाकर के, अभी थाईलैंड में जाके देखिए, मलेशिया में देखिए, इंडोनेशिया में देखिए, इवन
चाइना में देखिए, जापान में देखिए, आप ग्रीक यूनान विश्व में जाकर के देखिए, आपको भारतीय सभ्यता संस्कृति इसके मानदंडों के प्रतीक किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ेंगे। और भारत ने कभी भी शस्त्रों से अपना प्रसार नहीं किया, विचारों से अपना प्रसार किया। और हमने अगर कोई लोगों को प्रभावित किया तो उपनिवेश बना करके नहीं, कॉलोनी बना करके नहीं, अपनी वैचारिक नाभि के साथ जोड़कर, उनको वैचारिक एकात्मता के साथ जोड़ करके हमने किया। वो संस्कृति भारत की ज्ञान परंपरा है। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि सर आप भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, आप तो फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप तो पूरी नौकरी में निरंतर आपकी छवि पूर्ण धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति की रही है, किस ज्ञान परंपरा की बात करते हैं? हमने कहा मैं उस भारत की समस्त ज्ञान परंपरा की बात करता हूं, खंड खंड की नहीं, अखंड भारत की अखंड ज्ञान परंपरा की पूरे सांस्कृतिक प्रवाह की बात करता हूं। मैं किसी आइसोलेशन में किसी एक कालखंड की बात नहीं करता। मैं उनको भी महत्व दे रहा हूं अपनी पाठ्य पुस्तकों में, जो वनवासियों ने जिन्होंने योगदान किया है राष्ट्र के निर्माण में। हम उत्तर भारत केंद्रित इतिहास नहीं, दिल्ली केंद्रित इतिहास नहीं, हम दक्षिण भारत को भी उतना ही योगदान दे रहे हैं। आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को देखें कि अभी तो प्रारंभ है। अभी तो जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, जब सहयात्री होंगे, एक सामूहिक प्रज्ञा के आधार पर उसको हम एक और ऊंचाई पर ले जाएंगे। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम और पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, सभी भारत के जितने भी क्षेत्रों में, भौगोलिक क्षेत्रों में, विभिन्न पंथों के विचारधारा में जीने वाले लोग, विभिन्न पोशाकों और व्यंजनों में जीने वाले लोग, विभिन्न त्योहारों को मनाने वाले लोग भी एक साथ खड़े होकर के जिस ज्ञान परंपरा के सृजन में जो योगदान किए हैं, उस सभी सामूहिक प्रज्ञाओं को नमन करने का काम भारतीय शिक्षा बोर्ड करेगा, मात्र किसी एक खंड की बात नहीं करेगा। मैं तो बच्चों से कहता हूं, अभी मैं आप जितने लोग यहां पर हैं, अगर मैं पूछूं कि भारत के ज्ञान सृजन में आदिवासियों का कितना योगदान रहा है, तो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी चर्चा लेते लेते एक बिरसा मुंडा की बात तक शायद खड़ी हो। बंधुओं, भगिनियों, आप अगर इतिहास को देखेंगे तो भारत के आदिवासी क्षेत्रों का, वनवासी क्षेत्रों का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर वहां की वीरांगनाओं ने या वीरों ने या दार्शनिकों ने भारत की इस संश्लिष्ट ज्ञान परंपरा को एक इंद्रधनुषी रूप देने में अपना एकात्म योगदान न किया, अपना पुरुषार्थ न किया। आप हमारी सारी पुस्तकों में 8वीं तक पढ़ते हुए, 10वीं तक पढ़ते हुए आप भारत के कम से कम वनवासी क्षेत्रों के 50-60 ऐसे सृजनकर्ताओं का नाम आपको मालूम होगा। तब वनवासियों को लगेगा कि हम नक्सलवाद कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, हमें तो मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। नगरों महानगरों के रहने वाले लोग भी हम वनवासियों के पूर्वजों के योगदान को महत्व दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तब भारत एकजुट होगा। अगर हम दक्षिण भारत के तिरुवल्लुवर को सम्मान नहीं देंगे, आप बताइए कबीर दास जी को पूरा सम्मान हम देते हैं, किस शताब्दी हुए? मध्ययुग में हुए। तिरुवल्लुवर अब से 2200 साल पहले उन्होंने तिरुकुलर नाम के दोहे लिखे और उन दोहों में भी वेदों के धर्म अर्थ काम की बात थी। लेकिन हम क्या कहते हैं अभी पुस्तकों में, क्या कहते हैं? तिरुवल्लुवर इज द कबीर ऑफ साउथ इंडिया। हमें तो बहुत पीड़ा होती है जब कोई कहता है कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वे कालिदास तो रहे अब से 1600 साल पहले और शेक्सपियर तो 400 साल पहले, तो पहले कालिदास थे। तो ये कहना चाहिए ना कि शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंडिया। हम इस पर तो चिढ़ जाते हैं कि भाई तुम क्यों कहते हो कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्यों नहीं कहते हो शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ यूरोप? तो दक्षिण भारत के लोगों को पीड़ा होती है कि जनाब आप उत्तर भारत के लोग हमारे 2200 साल पुराने तिरुवल्लुवर को 15वीं 16वीं 15वीं शताब्दी के उत्तर भारत के कवि के दोहों के साथ ये क्यों कहते हो कि तिरुवल्लुवर दक्षिण भारत के कबीर हैं? ये क्यों नहीं कहते कबीर को कि उत्तर भारत के तिरुवल्लुवर? ये पीड़ा होती है।
मैं चेन्नई से लेकर के मदुरई से लेकर के दक्षिण भारत में भी 20-25 गोष्ठियां किया हूं शिक्षाविदों के साथ। उनका स्वर उभरता है कि आप रानी लक्ष्मीबाई की वीरांगना की इज्जत करते हो, मैं भी करता हूं, लेकिन झलकारी बाई की करते हो, बिल्कुल ठीक करते हो, मैं भी करता हूं, लेकिन आप कभी वेलू नचियार और कोयली का नाम भी जानते हो क्या? कितने लोग जानते हैं? ईमानदारी से बताएं। यहाँ अभिभावक भी हैं, शिक्षक भी हैं, कि वेलू नचियार का नाम कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएंगे, मुझे भी गौरव होगा कि आप जानते हैं। और कोयली का नाम तो कोई नहीं जानता होगा, जबकि वेलू नचियार उसी कालखंड में जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में मदुरई के पास एक ट्राइबल क्वीन अंग्रेजों को ललकारती है कि तुम हमारे पति की मृत्यु के बाद हमारी संपत्ति को, हमारे राज्य को नहीं ले सकते हो, और महिला वॉरियर बनाती है जिसमें कोयली उसकी सेनापति होती है। और जब प्रहार करते हैं, हमारे पुष्कर भाई बैठे हैं जो कॉम्बैट और स्ट्रैटेजी के बहुत ही विंग कमांडर साहब विशेषज्ञ हैं, वो सोचिए कि आप कि 19वीं शताब्दी में कोयली जो सेनापति थी, जब देखी कि वेलू नचियार हार सकती है, तो बगल के अंग्रेजों के शस्त्रागार में शरीर में आग लगा करके शस्त्रागार में कूद जाती है और अंग्रेजों का सारा शस्त्र ध्वस्त हो जाता है और वेलू नचियार विजयी हो जाती है। लेकिन उस कोयली को कितने लोग नमन करते हैं, जानते थे कितने? तो हम जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, उसका अर्थ किसी एक पंथ विशेष को सम्मानित करने का नहीं है। हाँ, स्वाभाविक है कि जिस इतिहास के कालखंड में जितना जिसका योगदान होगा, इस भारत की एक डिजाइन में, कल्चरल डिजाइन में जिसका जितना रोल होगा, समानुपातिक रूप से सबको स्थान देना ही न्यायपूर्ण इतिहास की संरचना है। इसलिए वेदों, परिषदों ने, षड्दर्शनों ने, बुद्धिज्म, जैनिज्म ने यदि ज्यादा योगदान किया है, और उसके बाद के कालखंड में इस्लाम ने और क्रिश्चियनिटी ने, पारसी ने जितना योगदान किया है, चाहे संगीत में किया है, चाहे वास्तुकला में किया है, चाहे स्पोर्ट्स में किया है, चाहे सांस्कृतिक फेस्टिवल्स में किया है, चाहे हमारे फिलोसॉफिकल अप्रोच में किया है, सबको एक समानुपातिक सहभागिता जैसी रही है, वैसा ही उनको योगदान देते हुए एक प्रोपोर्शनेट जस्टिस होनी चाहिए। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य है। किसी को अतिरेक नहीं, किसी को न्यून नहीं, और समूचे भारत को एक अखंड भारत के रूप में, इकाई के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य लेकर के भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी भी पंथ को, किसी व्यक्ति को इससे एतराज होगा कि भारत के साथ खड़ा। किसी को है एतराज क्या कि अगर भारत के साथ खड़ा हो और पूरी विश्व की जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है, आर्थिक विषमता की समस्या है, युद्ध की समस्या है, आतंक की समस्या है, भूखमरी की समस्या, अभी भी 10% लोग भूखमरी के शिकार हैं दुनिया में। यदि हम एक दूसरे को तेन तक तेन भुंजी था मान लें, तो क्या कोई ये सब समस्याएं हो सकती हैं? तेन तक तेन भुंजीता का अर्थ होता है टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ नेचर with the minimum required for your basic fundamental sustenance। आपकी न्यूनतम संपोषणीयता के लिए, संपोषकीयता के लिए आपको जितनी न्यूनतम आवश्यक हो धरती से, प्रकृति से, उतना ही लो, बाकी संचय मत करो। ये कहता है उपनिषद। अगर ये भावना हो कि हम बादलों की तरह, अगर प्रकृति ने सामर्थ्य दिया है तो वर्षा करके मुक्त हो, अगर प्रकृति ने वृक्ष को छाया, ऑक्सीजन और फल दिया है तो लोगों को सहज रूप से प्रदान करके मुक्त। मुरली जी ने नाम रखा अपने विद्यालय का लिटिल फ्लावर। अगर पुष्प को सामर्थ्य प्रकृति ने दिया है तो महमा सुगंध बिखेरने के लिए दिया है, तो उसे बिखेरने दो, उसका सहज स्वभाव है। तो उसी तरह अगर आपको प्रकृति ने सामर्थ्यवान बनाया है, चाहे बौद्धिक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में, चाहे भौतिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में,
तो आप उसका सहज निश्चित करो, विकिरण करो, सच्चे उद्देश्य के साथ करो। इसे ही मोक्ष और मुक्ति मिलेगी, ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, संग्रह करके नहीं। इसलिए मैं मुरली भाई से ही कहता हूं, बाकी लोगों से भी कहता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप फूल क्यों नहीं लेते, फूलों से परहेज है क्या? मैं कहता हूं नहीं, फूलों को इतना प्यार करता हूं कि कोई तोड़ता है तो मेरे हृदय को कष्ट होता है, क्योंकि प्रकृति ने फूल को एक मकसद से पैदा किया है, महमद सुगंध बिखेरने के लिए। यदि हम उसको यौवन में ही तोड़ देते हैं तो कल्पना करो अगर हमारे घर का कोई यौवन में नष्ट होता हो तो कितनी तकलीफ होती है। उस पुष्प को, उसकी शाखा को, उस वृक्ष को कितना कष्ट होता होगा। कितना बड़ा प्रकृति की अवमानना करते हैं। यदि तोड़ना भी है तो कभी शहीदों को चढ़ाने के लिए तोड़ दो, ताकि उद्देश्य भी लगे कि यहाँ कोई सार्थक है। हमारा गला तो मैं कम से कम नहीं इस योग्य समझता कि प्रकृति की अवमानना करके मुझे कोई पुष्प दे, मेरे गले पर दे, मैं अपने को इस योग्य नहीं समझता। जो इस योग्य समझते हैं उनको पहनाया कर। और भगवान बुद्ध की बात एक आई थी। भगवान बुद्ध ने कहा, एक बार दे रहे थे प्रवचन, उनके सारे शिष्य 3 दिन तक जब नहीं बोले बुद्ध, तो उन्होंने कहा कि भगवान आप नाराज है क्या, नहीं बोल रहे? तो तीसरे दिन उन्होंने बोले तो नहीं, एक व्यक्ति को, आनंद को बुला लिया इशारों में और उसको एक फूल दे दिया। चौथे दिन फिर आए तो सारे लोग खड़े हो गए कि आप तो बोले नहीं 3 दिन, और एक दिन बोले भी तो आनंद को इशारों में आपने फूल दे दिया। तो बुद्ध ने कहा कि मैं इतने दिनों से प्रवचन करता आ रहा हूं, मैंने सोचा तुम में से किसी का एक जीवन तो पुष्प की तरह हो जाए। जब मैं देखा कि नहीं हो रहा है तो मैं मौन होने लगा, लेकिन जब तुमने जिद किया तो मुझे लगा पुष्प के आसपास किसी का व्यक्तित्व अगर पहुंच रहा है तो इस आनंद का पहुंच रहा है, इसलिए मैंने उसको पुष्प दे करके उसको सुशोभित किया। तो पुष्प की कितनी बड़ी महत्ता है। तो मैं चाहता हूं भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे पुष्प हो, वृक्ष हो, बादल हो, नदियां हो, प्रकृति के वो सामर्थ्य को बिखेरने वाले हों, विखंडन वाले नहीं, एकत्व वाले हों, और राष्ट्र को ही नहीं विश्व को दिशा देने लायक हो, और एक ग्लोबल सिटीजन ही नहीं, कॉस्मिक सिटीजन। एक शब्द मैं प्रयोग करता हूं, कॉस्मिक सिटीजन। एनसीएफ कहता है ग्लोबल सिटीजन, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़ो, कॉस्मिक सिटीजन। तुम फंडामेंटल राइट्स की बात करके बड़े खुश होते हो कि फंडामेंटल राइट्स हमारी ये हैं, ये हैं, ये हैं। मैं पूछता हूं कि वेयर इज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ रिवर्स, वेयर आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फॉरेस्ट, वेयर आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनिमल्स? उनकी कोई फंडामेंटल राइट नहीं, प्रकृति के दूसरे घटकों की कोई फंडामेंटल राइट नहीं। ये कहां से आया मित्रों? फ्रांसिस बेकन एक फिलोसोफर था यूरोप का, उसने कहा कि प्रकृति तुम्हारी दासी है, तुम अपने उपभोग के लिए उसका जितना दोहन कर सकते हो करो। और उस दर्शन ने पूरे विश्व को, पूरा ढांचा ही उपग्रह नहीं, इस ग्रह को समाप्त करने की दिशा में ले जा रहा है। और उसका इलाज कहां है? इलाज है भारतीय संस्कृति में, जो कहता है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हमारे लिए प्रकृति मेरी मां है, उनके लिए प्रकृति उनकी सर्वेंट है, उनकी दासी है। उस धारणा से कैसे बढ़ सकते हो? तो भारतीय शिक्षा बोर्ड आपको किसी गणित, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक कदम आगे ही ले जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीछे नहीं होने देंगे किसी बोर्ड से। भारत के ही नहीं, आईबी बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड, जापानीज बोर्ड, जर्मन बोर्ड, सबका अध्ययन कर लिया है। किसी भी बोर्ड से आपको हम मॉडर्न साइंसेज और टेक्नोलॉजी में एक रत्ती कम नहीं बल्कि एक कदम ज्यादा ही लेकर के आएंगे ज्ञान। लेकिन उसका उपयोग करने का सामर्थ्य अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा के गर्व से उभरते हुए विचारों से आप लावन करें। आप देखिए ना, राम और रावण का बहुत हम जिक्र करते हैं। रावण के पास जितनी क्षमता थी और राम की क्षमता जो थी, युद्ध कला, कौशल आदि, अगर आप देखेंगे तो लगभग बराबर ही रही। हो सकता है किसी किसी मामले में रावण 20 भी रहा, टेक्नोलॉजी के मामले में, क्योंकि तो रथ पर था, राम तो पैदल युद्ध कर रहे थे वनवासियों के साथ। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ा सामर्थ्य क्या था?
कॉज ऑफ द वॉर, वो अपने उस क्षमता का प्रयोग नारी सम्मान की स्थापना के लिए कर रहे थे, व्यवस्था स्थापना के लिए कर रहे थे। रावण उसका उपयोग कर रहा था व्यवस्था के विनाश के लिए, नारी के अपमान के लिए, इसलिए रावण को पराजित होना पड़ा, इसलिए उसको राक्षस कहते हैं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड बच्चों को इस प्रकार की प्रतिष्ठित करना चाहता है, भारत के उन मूल्यबोधों से जोड़ना चाहता है। पश्चिम में एक पूछा जाए कि सबसे महान सम्राट कौन है, तो बच्चे कहेंगे नेपोलियन, हरकुलिस, सिकंदर, अलेक्जेंडर। क्यों? क्योंकि उसने युद्ध करके इतने लोगों को कत्लेआम करके अपने क्षेत्र को बढ़ा लिया। और जब भारत की संस्कृति में हम पूछते हैं कि सबसे महान राजा कौन था, तो हम सिर्फ शौर्य को ही स्थान नहीं देते, शौर्य को देते हैं, लेकिन उसके साथ हम कहते हैं कि महाराजा हरिश्चंद्र, भगवान राम, ये हमारे आदर्श राजा थे। हमारा लिए दुर्योधन राजा नहीं महान है, हम युधिष्ठिर को महान कहते हैं। हम अशोक को तब महान कहते हैं कलिंग युद्ध में विजय के लिए नहीं कहते, जब वो अफसोस करके करुणामय होकर भारत की दार्शनिक विचारधारा में करुणा को आधार बना करके देश विदेशों में भारत के ज्ञान का प्रसार करने लगता है, तब उसको महान शासक कहते हैं। अगर कभी इतिहास ने अकबर को भी महान कहने की बात कही, तो वो भी आधार अकबर के युद्धों को नहीं बनाया, जो सर्वधर्म संभाव से आगे बढ़ने की उनकी भावना कहीं कहीं दिखी, उसके आधार पर कहा। इसलिए ये देश शौर्य के साथ करुणा प्रेम को भी पूरा स्थान देने वाले व्यक्तित्व की ही पूजा करता है, सिर्फ योद्धा की नहीं। योद्धा के साथ साथ एक बहुत ही प्रज्ञावान, शीलवान, करुणाशील, धैर्यशील व्यक्तित्व की पूजा करने वाला देश है। इन मूल्यों के को मैं भारतीय ज्ञान परंपरा कह रहा हूं। और बच्चों को मालूम होना चाहिए कि उनके यहाँ बौधायन, आर्यभट्ट जो मिश्रा जी चर्चा कर रहे थे, कात्यायन, आपस्तंभ, बारामीर, भास्कराचार्य प्रथम, द्वितीय, ब्रह्मगुप्त, नारायण पंडित, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, महर्षि कणाद, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, वास्तुकला में भारत का नाट्य शास्त्र पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगीत का शास्त्र है, सबसे प्राचीनतम शास्त्र है। ऐसे उदाहरण में गिनाने लगूंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मैं एक संकेत दे रहा हूं, अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड में आप पढ़ाओगे तो आपको आधुनिक सामर्थ्य के साथ साथ पुरातन गौरव का भी बोध होगा। और ये शिक्षा पद्धति जो अभी चल रही है ना मुरलीधर जी, वो अमेरिका के उन स्कूलों को आदर्श मानती है जो अवसादग्रस्त होकर एंजाइटी और डिस्ट्रेस में वेपन लेकर के अपने स्कूलों में जाकर के इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके 50-100 लोगों को मार डालते हैं। तो क्या वो आदर्श है हमारा? हम उस आदर्श को पाना चाहते हैं, बच्चों में नौकर बनाना चाहते हैं कि हमारा बेटा 80 लाख का पैकेज है, मेरा दामाद 20 लाख का पैकेज है, मेरी बेटी 50 लाख की पैकेज है। उनको इकोनॉमिक पैकेज बनाना चाहते हैं, इंसान बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड है, ये कोई मात्र संस्कृत बोर्ड, कोई कंजर्वेटिव बोर्ड, कोई एक पिष्टपेषण का बोर्ड नहीं है, बल्कि 21वीं सदी का आप सभी लोगों के आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने वाला बोर्ड है। और भारत की ही नहीं, विश्व की 21वीं सदी की सभी समस्याओं के समाधान के लिए नेतृत्व करने वाला बोर्ड है। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि इससे जुड़िए, और जिसके मन में कोई अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, भ्रम है, परिवर्तन के साथ होता है, एक प्रतिरोध होता है, तो हमारी एक मेल है chairman@bsp.org.in, जो हमारा ईमेल एड्रेस है, आप उस पर डालिएगा, आप अपना नंबर डालिएगा। मैं निश्चित रूप से आपसे स्वयं संवाद करूंगा, और जो भी आपके मन में शंका विशेष होगी, जिज्ञासा होगी या कोई सुझाव होगा, उसके लिए बिल्कुल कलेक्टिव विजडम के साथ काम करने के लिए आपसे परामर्श करके हम पूरी तौर पर एनसीएफ के उद्देश्यों के अनुरूप
भारत की ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करते हुए एक आधुनिकतम ब्रह्मांडीय वैश्विक नागरिक बनाने की दिशा में भारत की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप सभी ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, आप दिव्य आत्माओं को नमन। और जो लोग भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ेंगे वो इतिहास में उनका नाम जरूर दर्ज होगा और उसमें एक गिलहरी प्रयास के रूप में शायद मेरा भी नाम दर्ज होगा। इसलिए मैं एक सूचना बता दूं कि मैं वानप्रस्थी के रूप में अध्यक्ष हूं बोर्ड का। मैं कोई वेतन नहीं लेता हूं। मैं यहां पर सेवानिवृत्त के बाद राष्ट्र सेवा की दृष्टि से भारतीय दर्शन की वानप्रस्थ की भावना से निःशुल्क रूप से राष्ट्र के लिए निवृत्तिगत बोध से कार्य करने की कोशिश कर रहा हूं। आप आगे बढ़ें, आपके विचारों का प्रतिनिधित्व बोर्ड कर रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम।